नमस्कार, मैं कुमार विशाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। आज मैं आपके सामने चीन के प्रसिद्ध ताइपिंग विद्रोह के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। चीन के इतिहास में ताइपिंग विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्रोह 1851 ईस्वी से लेकर 1864 ईस्वी तक चला। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ताइपिंग विद्रोह के लिए परिस्थितियां तैयार होने लगी थीं। इस समय चीन को अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। पश्चिमी देशों के संपर्क ने चीन को विनाश के कगार पर ला दिया था। पश्चिमी देशों ने अपनी साम्राज्यवादी स्वार्थ पूर्ति के लिए बलपूर्वक चीन का दरवाजा खोल दिया। अफीम युद्धों में पराजय के बाद चीन को नानकिंग तथा तिनसिन की अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। इन संधियों के फलस्वरूप चीन में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। तत्कालीन मंचू राजवंश की अयोग्यता खुलकर सामने आ गई। मंचू राजवंश की निःशक्तता ने देश में निराशा और असंतोष का वातावरण तैयार कर दिया। इस निराशा एवं असंतोष के वातावरण ने चीन में 1851 ईस्वी में ताइपिंग विद्रोह को जन्म दिया। यह विद्रोह 1864 ईस्वी तक चला। ताइपिंग विद्रोह चीनी भाषा के दो शब्दों ताई और पिंग से मिलकर बना है। ताई का अर्थ ग्रेट अर्थात महान और पिंग का अर्थ पीस अर्थात शांति से होता है। इस प्रकार चीनी भाषा के अनुसार ताइपिंग का अर्थ महान शांति से संबंधित है। वस्तुतः यह विद्रोह रहस्यवादी और कृषक प्रवृत्ति का था। इस विद्रोह में धर्म का विशेष महत्व था। विद्रोही ईसाई धर्म से प्रभावित थे और उसके सिद्धांतों के अनुसार समाज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही इस विद्रोह में व्यापक पैमाने पर कृषकों ने भाग लिया था। वस्तुतः इस विद्रोह का उद्देश्य चीन से मंचू राजवंश को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था और पश्चिमी देशों को चीन से बाहर निकालना था। इस विद्रोह का प्रमुख नायक हुंग जियो चुआन था। वह चीन के हक्का जन समुदाय से संबंधित था और क्वांगतुंग प्रांत का निवासी था। वस्तुतः हुंग प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से प्रभावित था और ईसा के सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। उसके समर्थक लंबी लंबी जटाएं रखते थे और मंचू सरकार को समाप्त करने की इच्छा रखते थे। इस प्रकार चीन के ताइपिंग विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह विद्रोह 1851 में प्रारंभ हुआ और 1864 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ताइपिंग विद्रोह के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण चीन में विद्रोहों की परंपरा रही है। चीन में यह परंपरा रही है कि यदि शासक अत्याचारी और अन्यायपूर्ण शासन करे तो उसे विद्रोह के द्वारा हटा दिया जाता है। यह परंपरा काफ़ी प्राचीन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जनता ही संप्रभु है और राजा उसका सेवक है तथा उसके कुशासन से बचने के लिए प्रजा विद्रोह कर सकती है। विद्रोह की इस परंपरा का आधार दैवी प्रकोप तथा जनता की संप्रभुता थी। मंचू शासन के पूर्व चीन में अनेक विद्रोह हो चुके थे। इनके मूल में प्रशासनिक भ्रष्टाचार से उत्पन्न आर्थिक, सैनिक एवं सामाजिक अन्याय थे। चीन में बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए न पर्याप्त खाद्यान्न था और न ही जीविका के साधन थे। मंचू राजवंश इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। स्थिति इतनी दुखद थी कि जनता इससे छुटकारा पाना चाहती थी। प्रशासन भ्रष्ट और असक्षम था। लोगों पर करों का बोझ बढ़ता गया तथा पदाधिकारी भी जनता का आर्थिक शोषण करते थे। इन परिस्थितियों में पहले भी अनेक विद्रोह हुए थे। उदाहरण के लिए 1796 से 1803 ईस्वी के बीच व्हाइट लोटस सोसाइटी द्वारा एक विद्रोह किया गया था। पश्चिमी प्रांतों में एक विद्रोह किया गया था जिसे निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया गया था। इसके बाद भी अनेक छोटे छोटे विद्रोह हुए थे।
इन विद्रोह से यह स्पष्ट था कि देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतोष है। प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन की स्थिति ऐसे ही हो गई थी। लोग मंचू राजवंश से असंतुष्ट थे। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने प्राचीन विद्रोह की परंपरा का अनुसरण करते हुए विद्रोह करने का निश्चय किया, जिसकी परिणति ताइपिंग विद्रोह के रूप में सामने आई। ताइपिंग विद्रोह का एक प्रमुख कारण मंचू शासकों की अयोग्यता भी थी। मंचू शासक हान वंश से संबंधित नहीं थे, जिस वंश के लोग चीन के हैं। चीन के अधिकांश लोग हान वंश से संबंधित हैं, जबकि वे मंचू शासकों को विदेशी समझते थे और उनके प्रति वैसी श्रद्धा नहीं रखते थे जैसे कि वे हान वंश के लोगों के साथ रखते थे। मंचू शासकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। योग्य और शक्तिशाली सम्राटों के अधीन चीन की उन्नति हुई, परंतु वर्तमान समय में तत्कालीन समय में मंचू शासक अत्यंत निर्बल और अयोग्य थे। ऐसी स्थिति में चीन की स्थिति अत्यंत कमज़ोर होती चली गई। चीन के लोगों का मानना था चीन की कमज़ोर स्थिति के कारण अयोग्य मंचू शासक हैं और चीन के सारे कठिनाइयों और कष्टों के मूल में उनकी निःशक्तता थी। ताओ कुआंग ने 1820 से 1850 ईस्वी तक शासन किया। वह अत्यंत ही निःशक्त सम्राट था। उसके ही शासनकाल में चीन को प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होना पड़ा। ताइपिंग विद्रोह के समय सिएन फेंग चीन का शासक था। वह भी अत्यंत अयोग्य एवं आलसी शासक था। सार्वजनिक कार्यों के प्रति वह काफ़ी उदासीन था। उसकी कमजोरी के कारण ही विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंचू शासकों की निःशक्तता एवं अयोग्यता ने ताइपिंग विद्रोह के लिए एक प्रमुख कारण का काम किया। चीन की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति ने भी ताइपिंग विद्रोह के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में योगदान दिया। वस्तुतः यह एक सामाजिक विद्रोह था जिसमें समाज के निर्धन और संपन्न वर्ग एक दूसरे के विरुद्ध थे। निर्धन कृषक, ग्रामीण सर्वहारा, निर्धन मध्य वर्ग ने धनी कृषकों, व्यवसायियों और संपन्न लोगों का विरोध किया। अतः ताइपिंग विद्रोह एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना चाहता था। इसके लिए उसने उग्र साधनों का सहारा लिया। वस्तुतः ताइपिंग विद्रोहियों ने मंचू पदाधिकारियों तथा मंडारिनों को तंग करना शुरू किया। इस समय चीन की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, जिसके अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। समाज के निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। मध्यम वर्ग के लोग भी असंतुष्ट थे। सरकार देश को आर्थिक विनाश से बचाने में असमर्थ थी। देश का व्यापार असंतुलित हो गया था। पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के कारण चीन को व्यापार में काफ़ी हानि हो रही थी और उसका व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा था। यह सब अफीम व्यापार का परिणाम था। अतः मध्यम वर्ग भी समाज के असंतुष्ट लोगों का साथ देने को तैयार था। ताइपिंग विद्रोह की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वस्तुतः विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। ताइपिंग विद्रोह के लिए प्रथम युद्ध, अफीम युद्ध एवं उसके बाद की घटनाएं भी उत्तरदायी हैं। प्रथम अफीम युद्ध में पराजय ने चीन की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। चीन के लोग भी मंचू राजवंश की अयोग्यता एवं निःशक्तता को समझने लगे। वस्तुतः प्रथम युद्ध के अफीम युद्ध में पराजय ने विद्रोहियों को प्रेरित किया। प्रथम अफीम युद्ध के समय कैंटन के अधिकारियों ने विदेशी आक्रमणकारियों के प्रतिरोध के लिए एक स्वयंसेवक दल तैयार किया था। युद्ध समाप्ति के बाद जिसे विघटित कर दिया गया, परंतु दल के सदस्यों से हथियार वापस नहीं लिए गए। इस दल के सदस्य बेकार हो गए थे, अतः वे ताइपिंग विद्रोहियों के साथ मिल गए। इसी प्रकार आम लोग चीन की सेना के प्रति भक्ति भावना रखते थे, किंतु प्रथम अफीम युद्ध में इस सेना की पराजय के बाद उसकी अजेयता और लोगों की भक्ति भावना में कमी आई। इससे लोगों में सम्राट और उसकी सेना के प्रति भक्ति भावना लगभग समाप्त हो गई, जिसने विद्रोह के कारण के रूप में अपना योगदान दिया। प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध ने देश का वातावरण ऐसा तैयार कर दिया कि लोगों को मंचू सम्राट से छुटकारा पाने के लिए विद्रोह के अतिरिक्त और कोई उपाय नजर न आने लगा। ऐसी परिस्थिति में विद्रोहियों ने विद्रोह करने का निश्चय किया, जिसकी परिणति ताइपिंग विद्रोह के रूप में सामने आई। ताइपिंग विद्रोह के लिए
बाढ़ एवं अकाल की परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी। 1946-47 ईस्वी में दक्षिणी चीन के क्वांगसी, क्वांगतुंग एवं हुनान में बाढ़ एवं अकाल का दौर बराबर चलता रहा। अनेक लोग इन प्राकृतिक प्रकोपों से शिकार हुए। मंचू राजवंश ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ नहीं किया। इसने लोगों में काफ़ी असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। चारों ओर गरीबी, भूखमरी, महामारी, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि का वातावरण व्याप्त था। इन भौतिक कठिनाइयों ने ताइपिंग विद्रोह को प्रेरित किया। ताइपिंग विद्रोह के पीछे अराजकता की स्थिति भी कम उत्तरदायी नहीं थी। 1840 के बाद चीन में लगातार अराजकता की स्थिति बनी रही। 1840 से 51 के बीच मंचू राजवंश को समाप्त करने के लिए अनेक विद्रोह हुए। 1843 में हुनान प्रांत के लोगों ने चावल का निर्यात रोकने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया। इन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों का वध करके समस्त प्रशासन पर भी अधिकार कर लिया। मंचू सरकार का एक वर्ग इस विद्रोह को दबाने में लग गया। क्वांगतुंग, क्वांगसी, हुनान प्रांतों में भी बड़ी अराजकता फैली हुई थी। वस्तुतः चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों को सरकार की सत्ता पर विश्वास नहीं था। ऐसी परिस्थिति में लगभग संपूर्ण चीन में सरकार के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह की भावना व्याप्त होती चली गई थी। इस देशव्यापी अराजकता ने विद्रोह के लिए आग में घी का काम किया, जिसकी परिणति ताइपिंग विद्रोह के रूप में सामने आई। ताइपिंग विद्रोह का नायक हुंग सियुचुआन था। वह एक साधारण कृषक परिवार से संबंधित था। उसने ईसाई धर्म से प्रभावित होकर एक नवीन धर्म की स्थापना करने का निश्चय किया, जिसका उद्देश्य चीन के समाज में समानता स्थापित करना था और मंचू राजवंश को उखाड़ फेंकना था। धीरे धीरे हुंग के अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ती चली गई। हुंग की गतिविधियों से मंचू सरकार के कान खड़े हो गए। सरकार ने हुंग के आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया। वस्तुतः मंचू राजवंश को पता था कि हुंग का उद्देश्य मंचू राजवंश को समाप्त करना है। अतः मंचू सरकार ने उसके आंदोलन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया। कई स्थानों पर हुंग के अनुयायियों और शाही फौज में मुठभेड़ हुई। शाही फौज कई जगह पराजित भी हुई और 25 सितंबर 1851 को ताइपिंग विद्रोहियों ने यूनान पर अधिकार कर एक महान शांति के दैवी साम्राज्य की घोषणा कर दी। इसके उपरांत विद्रोहियों ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। उनकी सेना हुनान में प्रविष्ट कर गई। 1852 में हुनान की राजधानी चांगशा पर भी अधिकार कर लिया गया। विद्रोही यांगसी होते हुए नानकिंग तक पहुंच गए। हुंग ने नानकिंग का नाम बदलकर थिएनचिंग अर्थात दिव्य राजधानी रख दिया। ताइपिंग विद्रोहियों की यह राजधानी निश्चित की गई। मई 1853 में उनकी एक सेना चरली की ओर बढ़ी, परंतु मंगाल घुड़सवारों के समक्ष वे पराजित हुए। यदि भी प्रारंभ में विद्रोही कुछ सफल रहे, परंतु यह विजय क्षणिक साबित हुई। शेंग कुओ फान नामक एक योग्य केंद्रीय अधिकारी ने विद्रोहियों के दमन की ओर अपना ध्यान दिया। उसने अपना एक अलग सैन्य संगठन कायम किया और विद्रोहियों से लोहा लिया। उसने विद्रोहियों को यांगसी से मार भगाया और उनकी राजधानी नानकिंग को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। चूंकि विद्रोहियों का उद्देश्य मंचू सरकार को कमजोर समाप्त कर एक मजबूत सरकार की स्थापना करना था, अतः पश्चिमी देशों ने भी ताइपिंग विद्रोह को अपने लिए खतरा समझा और चीन की सरकार को विद्रोह के विरुद्ध सहायता देने का निश्चय किया। पश्चिमी देशों फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस इत्यादि ने मंचू राजवंश की मदद करने का निश्चय किया और इनकी मदद से विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन में चीन के केंद्रीय अधिकारियों शेंग कुओफान और ली हुंग चांग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिसंबर 1863 आते विद्रोहियों को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और 1864 में नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया गया और विद्रोहियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। इस प्रकार यह विद्रोह समाप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन के इतिहास में ताइपिंग विद्रोह प्रमुख घटना थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कमजोर एवं निरंकुश मंचू राजवंश को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था, जिसमें चीन के गरीब, निर्धन, सर्वहारा, असहाय लोगों के लिए कार्य किया जाता और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाता। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि
वस्तुतः हम कह सकते हैं कि ताइपिंग विद्रोह एक रहस्यवादी कृषक विद्रोह था जिसका मुख्य उद्देश्य मंचू राजवंश को समाप्त करना और चीन में एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था।